पाकिस्तान में बहुत समय से इमरान खान और बहुत से लोग लाइक हाफिज सईद और भी कई लोग जो है मुझसे भिड़ने की सोच रखते थे। आज तारीख है 7 अप्रैल 2022। समय हो गया 09:01 AM। एक बार क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे हाफिज सईद का ट्विटर अकाउंट आया and was created from Pakistan, somewhere in Pakistan. हाफिज सईद का ट्विटर हैंडल पे जो है हाफिज सईद आराम से एक्टिवेट उसकी टीम, और सडनली आई थिंक ऑन 15th of August हाफिज सईद ने जो है गाय काटते हुए फोटो वायरल कर दी। कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हुए और ट्राई कलर को चलाया गया। तो मैंने देखी तो हम भी सोशल मीडिया ट्विटर पे बहुत ब्लंट आदमी रहे हैं, राज भी हैं। मैंने क्या करा, हाफिज सईद के उस अकाउंट को जो है ना उसमें सुअर काटते हुए फोटो दिखा दी। यहाँ से शुरू हुआ था मेरा सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी और मुसलमानों से इंट्रैक्शन। तो बहुतों को जो ऐसा लगा कि इसने सुअर काटते हुए फोटो कैसे वायरल कर दी। मैंने दबा के फोटोग्राफ भेजी, एक नहीं दसियों, कई मैंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए और बजा के रख दी मैंने इस्लामिक वर्ल्ड की। ब्लास्फेमी कुछ नहीं समझा, और इनके मैंने दबा के रगड़ाई कर दी। और जवाब देने के लिए आते तो मैं भी शुरू हो जाता था। यहाँ से शुरू हुई थी मेरे और पाकिस्तान के बीच में वॉर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इंडियन आर्मी को एक बात कही, आप मुझे भरोसा रखना है, पैसा है, दिमाग भी है, आपके और पाकिस्तान के बीच में वॉर नहीं है, वो सीज फायर उल्लंघन होगा। आप लोग वॉर में मत उतरना, मतलब आप जवाब दीजिए, मेरी वजह से मत उतरना। मैं बताऊंगा इनको, मेरी टीम है सही में ही। और पाकिस्तान से मेरे नाम से ना फतवा जारी कर दिया गया और हाफिज सईद की टीम ने मुझे मारने का। राबी पीरज़दा और ऐसी बहुत सी पाकिस्तानी लड़कियां वो देखती रहती था। मैं भी यहाँ से ना पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स देख देख के बात करता था। और भारत के अंदर जब मोदी आया तब ये और ज्यादा शुरू हो गया। एक्चुअली मोदी वॉज अ ज्यूइश and he is a Jewish। और जस्ट टू राइज हिम हियर, मुझे पता था सडनली जो है इसके दिमाग में कुछ गेम तो है। और आरएसएस का एजेंडा क्या है मुझे तो पता नहीं है, जवाब आरएसएस वाले देंगे। मैं किसी भी दिन जो है ना आरएसएस से सवाल पूछ लूंगा। राजीव तुली नाम के एक व्यक्ति हैं। हम तो देखो जी आपको देशभक्त मान गए, आपको जो है मान सम्मान देते हैं, और आप अगर ऐसी देशभक्ति रखते हो कि आप उसमें जो है इसकी ऐसी गलतियां आप इग्नोर कर रहे हो। तो मैंने एक बार फेसबुक पर लिख दिया था राजीव तुली को, मैं कहा सीधा क्यों नहीं बोलते, आपके द्वारा बनाया गया प्रधानमंत्री आपके हाथ से निकल गया। मोदी ने आरएसएस को भी कुछ नहीं समझा। मोहन भागवत का एक बयान आया, देवालय से पहले शौचालय समथिंग कुछ उसने बोल दिया। अब हमारे को तो आरएसएस का मतलब जो होता है भारत में सनातन धर्म की रक्षा करने वाले। संस्कृत में लिखी गई प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि संस्कृत में ही है, और संस्कृत भारत की जो है पौराणिक भाषाओं में से है। संस्कृत है तो संस्कृति है।
मोहन भागवत के बड़े ऊटपटांग जवाब। तो कहीं ना कहीं से जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और इस्लामिक जिहादी फोर्सेस ने जो है इंडियन गवर्नमेंट और आईबी और इनको टैकल करना शुरू किया इसी तरह, चाहे पैसे से चाहे कैसे भी। कश्मीरी अलगाववादी, इन सब ने जो है मेरे चारों तरफ एक शिकंजा कसना शुरू किया। उसमें कामयाब हुए नहीं। मैंने इसलिए भी इंडियन आर्मी को ये बात कही है, आप लोग जो है ना, आप लोग इनको जवाब मत देना, मेरे से जरा पंगे लेना दो इनको। अभी देखो मैंने क्या किया है। बहुत बहुत धन्यवाद रेहाम, वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा लगा आपने मेरी बात सुनी। आप भी मुझे भरोसा रखो, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में आप बस एप्लीकेशन लगा दो, बाकी काम हम देख लेंगे। और अगर बात बदमाशी तो हमारी चलेगी, मगर पहले जो है ना इनको ब्रेन गेम दिखाता हूँ। दिमाग कहते किसे, बुद्धि किसे कहते हैं। एक जिहादी इंटरपोल मोस्ट वांटेड के दम पे पाकिस्तान जो है अपने आप को विश्व में जो है सर्वोच्च बनाना चाहता। मैं आओ तुम्हारे को ग्रेटर पाकिस्तान बना के देता हूँ। पाकिस्तान ने क्या करा, नेपाल में जब भूकंप आया उनका अपमान करने के लिए जो वहां पे बीफ बांट दिया। बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ इसका। उस दिन के बाद से पाकिस्तान की तरफ से जो है इंटरनेशनल एड लेना ही बंद कर दिया गया। इसलिए पाकिस्तान की किस्मत में जो है ना बहुत बड़ा ड्रॉप बैक था। अब भाई तुम्हारा नेशनलिज्म होगा तुम्हारा, मैं तो साफ कहता हूँ इंडियन आर्मी को, देखो साहब मैं तो बख्शूंगा नहीं इन्हें। और जब जब भारत के मान सम्मान की बात आएगी, 130 करोड़ की तो पता नहीं, मैं जो है ना अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। और प्रभु श्री राम की कृपा से, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से आज मैं इतना शक्तिशाली हूं, उसका असर मैंने आपको दिखाई दिया। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी सर जेएसआर सिक्योरिटीज की, इंडियन आर्मी की कोई हिडन स्ट्रैटेजी है। मैं साफ कहता हूँ, आप भी इस बात को समझिएगा, आईबी वाले भी समझ लो, क्योंकि भाई देखो जेएसआर सिक्योरिटीज में पैसा मेरा है भाई, प्योर। मैं नहीं जानता इंडियन आर्मी का पैसा। हाँ ये जरूर है कि अगर पाकिस्तान को लगता है ना कोई तेज से लड़ सकता है, तो एक हाफिज सईद पूरा पाकिस्तान को हाफिज सईद बोल देना, हम सबको जवाब देना जानते हैं। पूरे पाकिस्तान में कंधार हाईजैकिंग के बाद जब प्लेन को पाकिस्तान में लैंड कराने के लिए बोला गया तो पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने मना कर दिया और जहाज को जो है अफगानिस्तान ले जाया गया कंधार। एक हाई वोल्टेज ड्रामा और होस्टेज ने जो समय बिताया वो हॉरिबल कहते हैं, और उसके बदले 50 लोगों की जिंदगी के बदले 12 से 3 आतंकवादी छोड़े गए। बताते हैं टोटल 40 के लगभग थे ये, और 3 मुख्य थे। पहले इन्होंने 250 आतंकवादी बोले थे, फिर कहते घटते घटते 40 आए, पर 3 मुख्य हाफिज सईद। पता नहीं प्रीवियस क्या रिकॉर्ड था भारत में, कर मैंने तो पढ़ा नहीं।
मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन। ये फिर वहाँ पे छोड़ने के बाद जो है तालिबान ने जो है भारत का जेट घेर लिया ताकि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को किसी भी कार्रवाई से रोका जा सके, और अपनी पोजीशंस बनाए रखी। मुट्ठी भर साले भोसड़ी के भिखारी 2-4 रॉकेट लॉन्चर लेकर के 100-200 AK-47 लेके इन्होंने जहाज घेर लिया और जहाज के टायर पंचर कर दिए गए, टायर की हवा निकाल दी गई, फ्यूल निकाल लिया गया। और ये कंटिन्यूसली जो है ना भारत से आतंकवादियों को छोड़ने की मांग करते हैं। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी का कमज़ोर रवैया और फैसला लेने में देरी की नीति, क्योंकि जिस समय नेपाल से प्लेन हाईजैक हुआ, प्लेन के ऑन एयर होने के कहते हैं 15 मिनट बाद ही जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को SOS आ गया था, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वाले जो है यहाँ पे ऑर्डर का इंतज़ार करते रहे। जब प्लेन शायद राजस्थान में लैंड कराया गया, राजस्थान हुआ था शायद, या गुजरात में नहीं लैंड हुआ था, उसके बाद इसको फिर से जो है ऑन एयर किया गया और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर नहीं दिए गए। जब तक प्लेन भारत के सीमा क्षेत्र में रहा तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक जूश आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी, जी हाँ जूश आतंकवादी, ये जूशों का ही खेल होता है, ने जो है आदेश नहीं दिया जब तक प्लेन भारत के अंतर्राष्ट्रीय वायु सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं चला गया। हालांकि हार्ड ऑप्शंस तो कुछ भी हो सकते थे, हम चाहते तो इंडियन जेट को ही मार गिराते समुद्र में। मार गिराने के कई तरीके होते हैं, विंग तोड़ दो, ले जा ही नहीं सकते, अंदर चाहे कुछ भी हो। ये काम जो है लोकल एयरपोर्ट स्टाफ भी कर सकता है। ऐसी कंडीशंस में आप प्लेन को उड़ने लायक ही मत छोड़ो, जो हो रहा है होने दो, पर प्लेन आपके देश में ही रहना चाहिए। बाद में उसे जूश आतंकवादी ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने एक और जूश आतंकवादी, जी हाँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी का चयन करते हुए भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की छद्म आड़ में भारत को बंधक बनाने की कोशिश करी। भारत की धर्मनिरपेक्ष नीति भारत का मान सम्मान है और भारत की कमजोरी नहीं, ये ऐसा मैं कह रहा हूँ। पर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हम ऐसे किसी भी जूश आतंकवादी को इजाज़त नहीं दे सकते। कंधार हाईजैकिंग के बाद इन सभी आतंकवादियों को छोड़ा गया और इनको ले जा करके जो है कंधार में दिया गया, और उसके बदले में जो है भारत के नागरिकों को छोड़ा गया। ये भारत के उकसाने की कार्रवाई थी। उसी दिन से मेरे ख्याल से सिर्फ मैं ही क्या, भारत में प्रत्येक भारतीय को यही लगा कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की कमी है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, कमी हो चाहे पूरी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। पर आतंकवादी छोड़े गए। इस मामले में मुझे अमेरिका की नीति बहुत पसंद है, नो नेगोशिएशन।
चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, नेगोशिएट नहीं करते हम। उसके बाद वो सभी आतंकवादी जो है ना पाकिस्तान में देखे गए। अमेरिका सैटेलाइट से ट्रैक करता रहा। अमेरिकी सैटेलाइट ने जो है इन तीनों ही आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसते हुए देखा, और पाकिस्तान में फिर ये जिहादी इलाकों में अपनी रैलियां करते रहे। ऐसी कई रैलियां हुई, और ये वो लोग थे जो कि परवेज़ मुशर्रफ और इन सब के साथ मिल के, क्योंकि मिलिटेंट्स हैं, मिलिटेंट्स वो होते हैं जिनको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस तैयार करती हैं। कंधार हाईजैकिंग में नेपाल की राजशाही खानदान के परिवार के लोग शामिल थे माओवादी की आड़ में। बाद में रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग ने इसका बदला लिया। मैं तो साफ बोलता हूँ जो बोलता हूँ। और नेपाल की के राजभवन में सरेआम फायरिंग खोल दी गई, और आधे से ज़्यादा नेपाल के शाही परिवार को मार दिया गया। पूरे विश्व ने उस दिन जो है रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग का असली गुस्सा देखा था। उसी दिन से जो है बात रुकी नहीं, और यहाँ तक कि CIA तक की भी पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। ये क्या कर दिया इन लोगों ने। हमने पहले ही कहा था, और आज भी मैं इस बात के लिए जो है वचनबद्ध हूँ। पूरे विश्व में अगर किसी भी धरती का इस्तेमाल या किसी भी देश ने अपने नागरिकों का इस्तेमाल भारत के नागरिकों को मारने या भारत के सैन्य बल की परीक्षा के लिए किया, तो आप नुकसान खा सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, वो फायरिंग खोलने वाला व्यक्ति मैं ही था। जी हाँ, मैं भारत सरकार SPG 1437। मैं दिखता नहीं हूँ सर। आज भी अगर मेरे हाथ में मेरी वर्दी और हथियार आ जाए ना, मैं पता नहीं कहाँ चला जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ से गायब होकर सीधा वहीं दिखाई दो जहाँ मुझे बंदे मारने होते हैं। इसी प्रकार से हमने जो है अबू बकर अल बगदादी मारा था। हाफिज सईद पाकिस्तान में अपना आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा था और भारत को कोसता रहता था। बाद में जब मुझे ट्विटर पे मौलाना मसूद अजहर के लोगों ने देखा, तब वो समझ में आया, क्योंकि मैं उनको ही दिखता हूँ जिनके हाथ में हथियार होते हैं। उस समय मैं बहुत खतरनाक हूँ। शायद ये बात इंडियन आर्मी वाले नहीं समझ पाए कभी, ना रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वाले। हम तो मिनट में SPG चेंज कर देते हैं, मिनट में। खुद नेपाल के राजशाही खानदान को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। आज भी नेपाल पे हमारा कब्जा है, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग। मैंने कहा था मैं वो हूँ जो तुम कभी नहीं बन सकते। उसके बाद से जो है भारत के अंदर जो है एक अजीब सी बात उठने लगी, क्योंकि शैम मानेकशॉ एक्चुअली ही वाज अ मुस्लिम जूइश, और ये कहना है कि सिर्फ सीज फायर का उल्लंघन की वजह से हम वॉर नहीं कर सकते या हम माकूल जवाब नहीं दे सकते। 6 गोली उधर से फायर हुए तो 12 हम कर देंगे, ऐसा नहीं होता सर। जब तक पाकिस्तान ओपनली पोडियम पे आकर के हाफिज सईद को पनाह देने के लिए भारत से माफ़ी नहीं मांगता, तब तक हम पाकिस्तान को जो है बर्बाद करते रहेंगे। जी हाँ, भारत के एक नागरिक हैदल बारिक के पति की हत्या चाकुओं से गोद के की गई हवाई जहाज में, जो कि अपने आप में जो है बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य था। यदि पाकिस्तान में बैठे या विश्व के किसी भी जिहादी ग्रुप को ऐसा लगता है कि वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज दे सकते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग देर ना करें, पर किसी भी देश के नागरिकों को ढाल बना के सौदे करना कायरतापूर्ण है। ऐसी कायराना हरकत
का हम जवाब देना जानते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मीटिंग हुई थी, तो मैंने उस दिन उनको बहुत इंसल्ट महसूस कराया था। वेरी सीनियर पर्सनल्स वॉज देयर। मैंने साफ कह दिया था, मुझे सुनने की अगर हिम्मत हो तो मुझे कॉल करना, अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, मैं अपनी। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप जो कहेंगे हम ज़रूर सुनेंगे आपकी बात। ठीक है फिर सुने। फॉल इन हो गए तो सब लोग, मैं खड़ा रहा वहाँ पे। मैंने एक ही बात पूछ कही, मैंने कहा एक ऐसी बात है जो बर्दाश्त नहीं होती मुझे। बस वही चीज़ जो है ना मेरे को अंदर ही अंदर खाई जाती है कि साहब ऐसी क्या बात हो गई? क्या लड़कों की ट्रेनिंग में कोई कमी दिख रही है, जेस्चर्स में, वेपन्स में, या किसी ने कुछ कहा आपको? मैं कहा नहीं यार, हाफिज़ सईद जिंदा कैसे है? बस ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। इतने सारे लड़के हैं सामने खड़े हुए, मैं नाज करता हूँ आप सब पे। मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि आपने मात्र 12 दिन की कार्रवाई के अंदर ताज को बंधक मुक्त कराया, जहाँ कि जबकि अंदर 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल गेस्ट थे, और ताज बहुत कम क्षतिग्रस्त हुआ। उस पैसे की भरपाई हम कर लेंगे, कोई चिंता नहीं है, पर अब जवाब क्या दें ये समझ नहीं आता है मेरे को। और कोई बात नहीं, मेरे पास हाफिज़ सईद जिंदा कैसे है, सैयद सलाउद्दीन मौलाना मसूद अजहर, वो 40 आतंकवादी। जी हाँ, 40 छोड़े गए थे, अली बाबा 40 चोर। अली बाबा एक कोड है और वो हाफिज़ सईद के पास था। मैं इस बात के लिए जो है आज भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को और उस बटालियन को युद्ध में अदम्य साहस के लिए अशोक चक्र से सम्मानित करना चाहूँगा। मुझे बहुत खुशी है ये बात जानते हुए कि आप लोग अपने उस ऑपरेशन को पूर्ण करके सकुशल वापस आए और आपने हाफिज़ सईद को मार गिराया। ये ऑपरेशन अब से मात्र 15 दिन के लगभग हो रहे हैं, 20 दिन पहले शुरू किया गया था, और लगातार 12 दिन की कार्रवाई में, जी हाँ, भारत के ब्लैक कैट कमांडोज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे उस दुख को जो है ना समझा। हालांकि बुरा उनको भी लगा कि साहब ये चूक हमसे कैसे हो गई। मगर तो मैं जानता नहीं, पर बस बात इतनी सी है। यहाँ मैं NSG चीफ हूँ, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चीफ हितेश मंडल। NSG हितेश के नाम से बहुत फेमस हूँ। मैंने कहा आप मेरी SPG में चलो, मैं वचन देता हूँ आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। और पूरी बटालियन को, आपकी पूरी टीम को गैलेंट्री अवार्ड के लिए मैं सम्मानित करना चाहूँगा। आज मुझे ऐसा लगता है कि जी हाँ, वो कार्य आपने पूर्ण करके पूरे विश्व को ये बात समझा दी है कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ के आपने उस महाकाल को जगा दिया है। आप कहीं छुपे हो और किसी देश में, हम आपको घुस के मारेंगे। और इन्होंने अपने युद्ध कौशल से पाकिस्तान में जाके हाफिज़ सईद, सैयद सलाउद्दीन, मौलाना मसूद अजहर, तीनों को मार गिराया। कहते हैं मुझे इसके लिए केंद्र सरकार के आदेश की जरूरत नहीं थी। मेरे से बात कही गई थी जब डिस्कशन चल रहा था कि सर डू वी नीड स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट? नो वी डोंट, बिकॉज सिंस द डे they kidnapped citizen of India, we are into war.
और जैसे ही इन्होंने उस दिन होस्टेज छोड़े थे, कार्रवाई उसी समय हो जानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मैं कह यार मैं तो ऐसे ही कमांडर हूँ एनएसजी में, काम कर सकते हो तो करना मेरे साथ, वरना कोई बात ही नहीं है। मैं तो नहीं सुनता किसी की भी। हो सकता है आप अपने देश में रह के भारत के प्रति जो है वैर भाव रखते हो, नेशनल फ्लैग आपने जला दिया भारत का, हो सकता है गाय काट दो, हो सकता है भारत को आप अपमानित कर सकते हो, कुछ शब्द कह सकते हो। इसके लिए मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की कार्रवाई तो नहीं करूँगा। हाँ, यह ज़रूर है कि हमारा विदेश मंत्रालय जो है एक ऑब्जेक्शन दर्ज करा देगा वहाँ की एम्बेसी पर। अगर भारत के नागरिक की हत्या हुई और वो भी इस तरह की पूरी कॉन्स्पिरेसी डिज़ाइन करके, तो मैं जवाब जरूर दूंगा। जब 20 एक दिन पहले बात हो रही थी तो उन्होंने मेरे को कहा कि सर ऐसा है, हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रशिक्षण स्थल पे आइए और कुछ समय के लिए जो हम आपको सुनना चाहते हैं सर। मैं हिम्मत हो तो सुन लेना भैया, और सुन फिर मैंने फिर यही पूछा था, ऑफिस से जिंदा कैसे है? सारा कुछ नहीं पूछता। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडर्स ने फिर से अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखते हुए एक ऐसे इतिहास को लिखा कि पाकिस्तान की सत्ता हिल गई। यह मैं रोक नहीं पाए। मैं आपकी पीठ थपथपाता हूँ, आपको शाबाशी देता हूँ, वरना एक जरूर याद रखना, मुझे दोबारा कुछ याद दिलाना पड़े तो बता देना। यदि पूरे विश्व में किसी को भी ऐसा लगता है, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, कि आप विश्व के किसी भी देश में जाकर भारत के प्रति कोई भी आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जो भारत के प्रति युद्ध छेड़ता हो, तो याद रखिएगा सर, जहां हो ना वहीं आके मारेंगे। और याद रख लेना सर, हम मारेंगे तो मर जाओगे। इसलिए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की हमें जरूरत इसलिए नहीं थी, मोदी के आदेश की, क्योंकि आदेश हमें उसी दिन मिल गया था। बस होस्टेज कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। मगर अब तो होस्टेज छोड़ दिए गए, आप किस बात करते यार। हालांकि इनको थोड़ा सा गिल्ट महसूस हुआ होगा, कोई बात नहीं, अब ड्यूटी कर लो। उन्होंने कार्रवाई की और पाकिस्तानी आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया। बाजवा की खींच यही थी बस। अभी भी अगर भारत के प्रति पाकिस्तान में बैठे हुए किसी भी जिहादी या आतंकवादी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी हरकत कर सकता है, तो सर ट्राई कर लेना फिर सर। हम आज भी वही हैं सर। हम जवाब देना जानते हैं आपको। सत्ता में मोदी है या नहीं, हमें क्या लेना देना सर। नेताओं का हम इंतजार नहीं करते सर। मैं तो ऐसे ही कमांडर हूँ, चाहे मुझे कोर्ट मार्शल के लिए बुलाओ, चाहे मुझे हैबिचुअल ऑफेंडर बोलो, बस मेरे को तो आज जाके मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई है। आप ठीक है, मैं आप जो है ना आराम से 12-15 घंटे की नींद आराम से लूँगा। मैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट और यूएस आर्मी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन साजो सामान की हमें ज़रूरत थी आपने हमें मुहैया कराया। पैसा सब कुछ नहीं होता, हो सकता है पैसा देने के बावजूद भी नहीं देते, पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेल्टा फोर्स ने हमें जिन
गैजेट्स को मुहैया कराया, हम आपके बहुत आभारी हैं। पूरे विश्व में जहाँ भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और डेल्टा फोर्स चाहे, हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। आपकी विदेश नीति कुछ भी हो सकती है, आपके देश के सुप्रीम्स क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, पॉलिटिकल लॉबी क्या सोचते हैं, पर हाँ ये ज़रूर है कि यदि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कभी भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत हो तो हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे, जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ आज, और पूरे देश को बधाई देता हूँ कि हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मौलाना मसूद अजहर तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने मार गिराया है। तब तो हमसे भिड़ के दिखाओ, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते ना।